वेलकम बैक एवरीवन। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 44 है। यूपीपीएससी की सीरीज़ चल रही है वर्ष 2023 के लिए और प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम जीएस के प्रश्नों पर पेपर 1। इस टेस्ट की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 44 तक पहुँच सकते हो और इन सभी डेली यूट्यूब वीडियोज़ का आप PDF प्राप्त कर सकते हो। और जो हमारी टेलीग्राम पर सीरीज़ चल रही है जिसमें मिलेंगे आपको फुल टेस्ट, इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप करके प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न है, 20 प्रश्न इसमें ऐड किए गए हैं हमेशा की तरह और कुछ सेकंड का टाइम मिलेगा अपना भी सोचना कि आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2022 में सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय का दर्जा किसे प्रदान किया गया है? बताइए। राष्ट्रीय संस्थागत श्रेणी में जो वेस्ट यूनिवर्सिटी है 2022 में इंडिया की, वो कौन सी है? दिल्ली यूनिवर्सिटी, IISc बेंगलुरु, BHU या IIT रुड़की? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, IISc बेंगलुरु। तो राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क को मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है और हाल ही में इसका 17वां संस्करण जारी किया गया। विश्वविद्यालय की श्रेणी में IISc बेंगलुरु को जो है प्रथम स्थान मिला है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? स्पेस एप्लीकेशन केंद्र अहमदाबाद में, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम, इसरो उपग्रह केंद्र मदुरई और सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा। देखिए, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा में है, सही है ये। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम सही है। स्पेस एप्लीकेशन केंद्र अहमदाबाद सही है। इसरो उपग्रह केंद्र जो है वो मदुरई में नहीं है, ठीक है, वो कर्नाटक में है, यानी ये तमिलनाडु कहना चाह रहा है, तो तमिलनाडु में नहीं है, तो बेंगलोर में है वो। तो स्पेस एप्लीकेशन केंद्र है गुजरात के अहमदाबाद में, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है तिरुवनंतपुरम केरल में, इसरो उपग्रह केंद्र है बेंगलुरु के कर्नाटक के बेंगलुरु में और सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में। तो राज्य के नाम से ही पूछा जा सकता था, जैसे गुजरात लिख सकता था, केरल लिख सकता था, बंगलौर लिख सकता था, कर्नाटक लिख सकता था और आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में भी कहाँ? श्रीहरिकोटा में। कर्नाटक में कहाँ? बेंगलोर में। गुजरात में कहाँ? अहमदाबाद में। केरल में कहाँ? तिरुवनंतपुरम में। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु पारे के साथ मिलकर मिश्र धातु के रूप में अमलगम नहीं बनाती? कौन सी है वो? जिंक, मैग्नीशियम, कॉपर, आयरन। जस्ता बनाता है, मैग्नीशियम बनाता है, तांबा बनाता है, आयरन लोहा नहीं बनाता। तो देखिए, पारा तथा अन्य किसी धातु की मिलावट से बनी मिश्र धातु को संलय या फिर अमलगम कहते हैं। केवल लोहे को छोड़कर प्रायः सभी धातुएं पारे के साथ मिलकर मिश्र धातु के रूप में अमलगम बनाती हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। व्हाट इज द ओल्डेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म फाउंड ऑन अर्थ? पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे पुराना जीवित जीव कौन सा है? मतलब जीव है तो जीवित ही होगा, जीव कौन सा है वो? यूग्लिना, फंगस, अमीबा, ब्लू ग्रीन एल्गी यानी नीली हरी शैवाल। इसका आंसर अमीबा नहीं है, इसका आंसर यूग्लिना भी नहीं है, इसका आंसर फंगी भी नहीं है, इसका उत्तर है ब्लू ग्रीन एल्गी, नीली हरित शैवाल, ऑप्शन नंबर डी। तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे पुराना जीव जो है नीली हरी शैवाल है, यानी ब्लू ग्रीन एल्गी है। ये ऐसे प्रथम जीव हैं जिन्होंने सूर्य के प्रकाश तथा जल के प्रयोग से भोजन का निर्माण प्रारंभ किया। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। संविधान के किस संशोधन के द्वारा लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई? 52वां, 44वां, 31वां, 42वां? 31वां संविधान संशोधन अधिनियम। तो 31वें संविधान संशोधन अधिनियम 1973 के द्वारा लोकसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व की अधिकतम संख्या 500 से बढ़ाकर 525 कर दी गई तथा केंद्र शासित प्रदेशों के सदस्यों की अधिकतम संख्या 25 से घटाकर 20 कर दी गई। इस प्रकार लोकसभा में कुल सदस्यों की अधिकतम संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई। तो सी करेक्ट है।
क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। राष्ट्रीय उत्पाद के तहत विद्युत, गैस एवं जल आपूर्ति को किस क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया गया है? प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर, या फिर चौथा है कम्युनिटी सोशल एंड पर्सनल सर्विस, यानी सामुदायिक, सामाजिक एवं वैयक्तिक सेवाएं किसमें है? अंडर विच सेक्टर इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई आर इंक्लूडेड अंडर द नेशनल प्रोडक्ट। ये सेकेंडरी सेक्टर में, द्वितीय क्षेत्र में। तो द्वितीय क्षेत्र में खनन एवं उत्खनन, विनिर्माण, निर्माण, विद्युत, गैस एवं जल आपूर्ति को शामिल किया जाता है। तो बी करेक्ट है। भारत में निवल घरेलू उत्पाद की दीर्घकालीन समृद्धि दर कम होने के कारण इस क्षेत्र का विस्तार अपेक्षाकृत धीमी गति से होता है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 पर। भारत सरकार की लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 1992, 2000, 1997, 1975, और कॉमन है 1 जून, 1 जून, 1 जून, 1 जून। क्या है इसका आंसर? 1 जून 1997 को, ऑप्शन नंबर सी। तो खाद्य सहायता के बढ़ते हुए भार को कम करने और ज़रूरतमंद लोगों तक इसकी पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने 1 जून 1997 से लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली योजना की शुरुआत की। और इस योजना के अंतर्गत निर्धारित गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए एक निश्चित मात्रा में वहनीय दर पर खाद्य वितरण की व्यवस्था की गई। ये उत्तर प्रदेश से संबंधित प्रश्न है। उत्तर प्रदेश राज्य में चुर्क, चुनार, कजरहट, जगदीशपुर, टांडा और कासगंज क्षेत्र मुख्यतः किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? इनमें से सीमेंट उद्योग के लिए। तो उत्तर प्रदेश राज्य के चुनार में, कजरहट में, चुर्क में, जगदीशपुर में, कासगंज में, टांडा में मुख्यतः सीमेंट उद्योग का उत्पादन होता है। तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश के ग्वालियर में है। तो तानसेन का मकबरा जो है मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में स्थित है। तानसेन को बचपन में जो है संगीत की शिक्षा ग्वालियर के प्रसिद्ध संगीतज्ञ श्री हरिदास द्वारा दी गई थी। और तानसेन के बचपन का नाम याद रखिएगा, रामतनु पांडे। और इनके कार्यों को देखकर मुगल बादशाह अकबर ने उन्हें अपने नवरत्न में शामिल किया था। निम्न विकल्पों में से कौन सा सही है? यशद लेपन, सोल्डरिंग, थर्मिट अभिक्रिया। देखिए, यशद लेपन यह स्टील और लोहे को जस्ते की एक पतली परत के साथ लेपित करके जंग से बचाने की विधि है। सोल्डरिंग क्या है? यह सोल्डर को पिघलाकर विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को आपस में मिलाने की प्रक्रिया है। थर्मेट अभिक्रिया क्या है? आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम के बीच विस्थापन अभिक्रिया से बहुत अधिक ऊष्मा निकलती है, इसे थर्मेट अभिक्रिया कहा जाता है। ये तीनों की तीनों डेफिनेशन जो है करेक्ट हैं। ठीक है, तो सही पूछा है तो सही डी है इसका, सारे सही है ये। यशद लेपन के बारे में आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासों में भी। स्टील और लोहे को जस्ते की एक पतली परत के साथ लेपित करके जंग से बचाया जाता है। ठीक है, देखिए पेंट करके, तेल लगाकर, ग्रीस लगाकर, और क्रोम विद्युत लेपन के द्वारा, एनोडीकरण के द्वारा या मिश्र धातु बनाकर भी लोहे को जंग से बचाया जा सकता है। सोल्डरिंग क्या है? सोल्डर को पिघलाकर विभिन्न प्रकार की धातुओं को आपस में मिलाने की प्रक्रिया है सोल्डरिंग। और जो सोल्डर है वो एक मिश्र धातु है जो आमतौर पर टिन और शीशे की बनी होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पूछते हैं इसको कि सोल्डर किस किस का बना होता है। थर्मेट अभिक्रिया की बात करें तो आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम के बीच विस्थापन अभिक्रिया से बहुत अधिक ऊष्मा निकलती है, इसे थर्मेट अभिक्रिया कहा जाता है। इसका उपयोग जो है रेलवे ट्रैक या मशीन के टूटे हुए पुर्जों को जोड़ने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। साबुन बनाने में किसका उपयोग करोगे आप? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का। क्या है ये? ये है बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaHCO3। यह एक हल्का असंक्षारक क्षारीय लवण है।
अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 12 पर। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सिरका की रासायनिक संरचना में शामिल नहीं है जिसका उपयोग हम खाना पकाने में करते हैं? सिरके की रासायनिक संरचना में कार्बन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन नहीं होता उसमें। तो नाइट्रोजन नहीं होता है सिरके की रासायनिक संरचना में। सिरका का रासायनिक संरचना है कौन सी? CH3COOH। सिरके का नाम, सामान्य नाम इसका सिरका है इसका, ठीक है। और इसका इस्तेमाल अक्सर खाने में किया जाता है। और इसका रासायनिक नाम है एसिटिक अम्ल। इसका उपयोग घावों के उपचार के लिए भी किया जाता है। और सिरके में रासायनिक संरचना का समावेश कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन इसमें नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो स्टेटमेंट है, बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट है। नाइट्रोजन से रिलेट करता है प्रश्न। नाइट्रोजन मानव शरीर और पौधों सहित सभी जीवित जीवों में मौजूद है। खाद्य भंडारण में नाइट्रोजन गैस का उपयोग पैकेज्ड या थोक भोजन को ताज़ा रखने के लिए किया जाता है। बिल्कुल ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर। तो दोनों के दोनों करेक्ट हैं। इसके अलावा इसका उपयोग, नाइट्रोजन का उपयोग जो है औद्योगिक उद्देश्यों के लिए इलेक्ट्रॉनिक भागों के निर्माण में भी किया जाता है और इसके कई अन्य उपयोगी अनुप्रयोग हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मिक्सचर। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण नहीं है? दूध में गुलाब जल, पानी में रेत, पानी में हल्दी पाउडर, पानी में बर्फ। दूध में गुलाब जल मिश्रण है, पानी में रेत मिश्रण है, पानी में हल्दी मिश्रण है, पानी में बर्फ मिश्रण नहीं है। तो पानी में बर्फ मिश्रण नहीं है, डी आंसर है इसका। देखिए मिश्रण की बात करें तो मिश्रण एक ऐसा पदार्थ है जिसमें दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक होते हैं जो रासायनिक रूप से संयुक्त नहीं होते। उदाहरण के तौर पर हम समझें तो जो वायु है वो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑर्गन, CO2 और जलवाष्प जैसी गैसों का मिश्रण है। मिश्रण के प्रकार देखें तो समांगी मिश्रण होता है, विषमांगी मिश्रण होता है। यह आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासों में, नहीं पढ़ा हो तो आप पढ़ लीजिए इसको, ठीक है। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर। अब देखिए दूध में जो गुलाब जल है वो समांगी मिश्रण है, पानी में रेत विषमांगी मिश्रण है, पानी में हल्दी पाउडर विषमांगी मिश्रण है, लेकिन पानी में बर्फ क्या है? बर्फ जो है पानी का एक ठोस रूप है। इस प्रकार वे एक ही पदार्थ हैं और मिश्रण के रूप में नहीं माना जा सकता उनको। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए बायोडिग्रेडेबल कमोडिटी। निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव निम्नीकरणीय वस्तु है? नायलॉन, एक प्लास्टिक बैग, कपास, एक कांच की बोतल। ये तो कई बार बताया होगा आपको, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल। कपास यहाँ पर बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है, वही पूछा है। तो थोड़ा आ जाइए इसके बारे में। अवशिष्ट पदार्थ, वेस्ट मटेरियल की बात करेंगे। तो अवशिष्ट पदार्थ तरल या ठोस के रूप में होते हैं और उनके घटक स्वास्थ्य और पर्यावरण पर प्रभाव में खतरनाक या अवांछित हो सकते हैं। अपशिष्ट शब्द आमतौर पर ठोस अपशिष्ट, सीवेज, घातक अपशिष्ट और इलेक्ट्रॉनिक कचरे पर लागू होता है। अब इनको भी आ जाइए, जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट और अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल। देखिए वे पदार्थ जो बैक्टीरिया और कवक द्वारा अपघटन की क्रिया से विघटित हो सकते हैं, जैव निम्नीकरणीय बायोडिग्रेडेबल। जो नहीं हो सकते वो अजैव निम्नीकरणीय यानी नॉन बायोडिग्रेडेबल। उदाहरण के तौर पर हम देखें तो मानव का मल हो गया, पशु अपशिष्ट हो गए, पौधे और जानवरों के मृत शरीर हो गए, बचे हुए खाद्य पदार्थ हो गए, प्राकृतिक कपड़े हो गए और कपास हो गए, ऊन आदि। ये सब बायोडिग्रेडेबल है यानी जैव निम्नीकरणीय हैं। इसके अतिरिक्त, इसके विपरीत हम देखें तो प्लास्टिक, रबर, कांच, कृत्रिम कपड़े जैसे कि नायलॉन, रेयॉन, इलेक्ट्रॉनिक कचरा जैसे कि बैटरी, ये सब नॉन बायोडिग्रेडेबल है। ये रबर गलती से यहाँ लिख दिया है, ठीक है, रबर तो बायोडिग्रेडेबल है। चलिए इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो नायलॉन है वो अजैव निम्नीकरणीय है, प्लास्टिक बैग अजैव निम्नीकरणीय है, जो कपास है वो जैव निम्नीकरणीय, यानी नायलॉन नॉन बायोडिग्रेडेबल, प्लास्टिक बैग नॉन बायोडिग्रेडेबल, कॉटन हो गया बायोडिग्रेडेबल और ग्लास बोतल हो गई नॉन बायोडिग्रेडेबल। क्लियर? क्लियर।
क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए। अम्ल यानी एसिड के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट गलत है? स्वाद में खट्टे होते हैं, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। इसका पीएच मान पीएच पैमाने पर 1 से 7 के बीच में होता है। लीजिए, बात अटक गई बी में और डी में। पढ़ा हो बचपन में आपने छोटी क्लासों में, अम्ल क्षार पढ़ा होगा। एक नीले लिटमस को लाल करता था और क्षार क्या करता था? लाल लिटमस को नीला करता था। तो क्षार के बारे में बात है ये वाली। बाकी ऊपर के तीनों करेक्ट हैं, अपना आंसर फिर डी होगा। तो देखिए, बात करेंगे अम्ल की, फिर बात करेंगे क्षार की। अम्ल जो है वो स्वाद में खट्टे होते हैं और जो क्षार हैं वो स्वाद में कड़वे और छूने में साबुनी होते हैं। अम्ल जो होता है यानी एसिड, नीले लिटमस को लाल कर देता है, क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है। अम्ल का पीएच मान जो होता है वो 1 से 7 के बीच में होता है और क्षार का 7 से 14 के बीच में होता है। ठीक है, इंग्लिश में इसको एसिड बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। 17वां प्रश्न है, गर्म वायु और जलवाष्प जैसे जैसे पृथ्वी की सतह से उच्च स्तर तक जाते हैं, गर्म वायु प्रसारित और ठंडी हो जाती है। ठीक है, सी है इसका आंसर। तो इनके बारे में थोड़ा जानना पड़ेगा आपको, तापमान के बारे में, ऊष्मा के बारे में, गतिज ऊर्जा के बारे में। तो तापमान की बात करें तो किसी पदार्थ की ठंड और उष्णता की डिग्री का माप है तापमान। ऊष्मा का है, यह तापमान अंतर के आधार पर दो या दो से अधिक निकायों के बीच अथवा किसी निकाय तथा उसके परिवेश के बीच ताप स्थानांतरित ऊर्जा का एक रूप है। गतिज ऊर्जा की बात करें तो यह इसकी गति के कारण किसी वस्तु में निहित ऊर्जा है। एक्सप्लेनेशन पर आ जाइए। देखिए, जब वायु गर्म हो जाती है तो इसका तापमान बढ़ता जाता है। यह ऊष्मीय ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है और गैसों के अणु एक दूसरे से दूर जाने लगते हैं। इसलिए वायु का आयतन जो है वो बढ़ जाता है और हम यह कह सकते हैं कि वायु प्रसारित होती है। अब गर्म वायु वजन में हल्की होने के कारण जलवाष्प के साथ ऊपर उठती है। ऊंचाई बढ़ने से क्या होता है? तापमान गिरना शुरू हो जाता है और गर्म वायु धीरे धीरे अपनी ऊष्मीय ऊर्जा को अपने परिवेश में मुक्त करती है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि पृथ्वी के उच्च स्तर पर जाने पर गर्म वायु प्रसारित और ठंडी होती जाती है। इसलिए सी करेक्ट है। सी में था, सी में था। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट? निम्नलिखित में से कौन सा एक अजैव निम्नीकरणीय अवशिष्ट है? तो कुछ भी पूछा जा सकता है। जैव निम्नीकरणीय करके पूछ लेगा, अजैव निम्नीकरणीय करके पूछ लेगा। पेपर बायोडिग्रेडेबल है, प्लास्टिक बैग नॉन बायोडिग्रेडेबल है, वुड बायोडिग्रेडेबल है, वेजिटेबल पील्स बायोडिग्रेडेबल है। कागज जैव निम्नीकरणीय है, लकड़ी जैव निम्नीकरणीय है, सब्जियों के छिलके जैव निम्नीकरणीय, प्लास्टिक बैग अजैव निम्नीकरणीय। तो वही चीज़, वही डेफिनेशन है ये। ठीक है, जो हमने ऊपर देखी थी, इसको पढ़ सकते हो आप। चलिए, बहुत पूछते हैं इसको। सब्लिमेशन क्या होता है? ऊर्ध्वपातन क्या होता है? क्या होता है ऊर्ध्वपातन? किसी पदार्थ का ठोस से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तन होता है, सब्लिमेशन। ठीक है, डायरेक्ट चेंज ऑफ ए सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड टू गैस स्टेट, यानी लिक्विड फॉर्म में नहीं आना है, द्रव अवस्था में नहीं आना, सीधे ठोस से वाष्प बन जाना है। तो किसी पदार्थ का ठोस से सीधे गैस अवस्था में, ठीक है, या वाष्प में परिवर्तन होना क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन। तो ऊर्ध्वपातन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई ठोस द्रव में बदले बिना सीधे वाष्प में बदल जाता है। और इस घटना को आप कैसे देखोगे? इस घटना को आप देख सकते हो कपूर या नेफ्थलीन में। ठीक है, इस प्रक्रिया में बर्फ या बर्फ बिना पानी सीधे जलवाष्प में बदल जाती है। बीसवां प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। निक्षेपण, वाष्पीकरण, संलयन या पिघलना, संघनन यानी कंडेंसेशन। मिलान कर दीजिए इनको।
यह गैस को द्रव अवस्था में बदलने की प्रक्रिया है। गैस को द्रव अवस्था में बदलने की प्रक्रिया, वो तो कंडेंसेशन होती है जिससे बादल बनते हैं। ठीक है, तो ए का डी का 1 हो गया। और यह गैस को ठोस में बदलने की प्रक्रिया है। गैस को ठोस में कैसे बदलोगे? निक्षेपण के द्वारा। यह एक द्रव को गैस में बदलने की प्रक्रिया है। द्रव को गैस में, यानी लिक्विड को गैस में, तो वाष्पीकरण है। और यह एक ठोस के द्रव में बदलने की प्रक्रिया है। ठोस को द्रव में बदल दो, पिघला दो, संलयन कर दो, तो करेक्ट हो गया। ए का हो गया 4, ए का हो गया 4, डी का हो गया 1, बी का 2, सी का 3। अब ए का 4 चाहिए अपने को, ए का 4 और डी का 1 चाहिए अपने को। ठीक है, ए का 4, डी का 1, बी का 2, सी का 3, तो सी। ठीक है, तो सी हो जाएगा सही सुमेल। इस प्रकार होगा इसका कि निक्षेपण जो होता है वो गैस को ठोस में बदलने की प्रक्रिया है। वाष्पीकरण में क्या होता है? द्रव को गैस में बदलने की प्रक्रिया है। संलयन या पिघलना क्या होता है? पिघलना तो सिंपल है, एक ठोस के द्रव में बदलने की प्रक्रिया। और संघनन कंडेंसेशन क्या होता है? गैस को द्रव में बदलने की प्रक्रिया है। तो 20 प्रश्न थे ये, इंपॉर्टेंट है, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, और ये ना केवल यूपी पीसीएस के लिए बल्कि किसी भी स्टेट के पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है। बीपीएससी हो गया, राजस्थान पीसीएस हो गया, उत्तराखंड पीसीएस हो गया, हरियाणा पीसीएस हो गया इत्यादि। ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके इन सभी टेस्ट का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। धन्यवाद।